ये भाग 3 चालू करते हैं, जीव मंडल का, बायोस्फीयर का, ठीक है? और इसी तरह सीरीज आपका चलता रहेगा, 13-13 क्वेश्चन करके चलेंगे। तो भाग 2 हो गया है, भाग तीसरा चल रहा है। हो सकता है भाग तीसरा मैं खत्म कर दूं, नहीं तो भाग 4 तक जाएगा, लेकिन आपका कंटिन्यू अब रहेगा, रुकेगा नहीं। ज्योग्राफी जब तक टोटल अध्याय जो है 13 गो है, 13 अध्याय तक मैं समाप्त कर दूंगा। तो टॉपिक वाइज टॉपिक चलेगा, अध्याय को ही भाग में बांटूंगा, ठीक है? अध्याय 4 चल रहा है अभी जयमंडल, उसका भाग ये तीसरा चल रहा है, ठीक है? याद रखिएगा। तो चलिए, भारत में जंगली गधा वाइल्ड जो है कहाँ पाए जाते हैं? वाइल्ड एस मतलब जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है आपके कच्छ का रण में, मतलब गुजरात में पाया जाता है, ठीक है? कच्छ के रण में पाया जाता है, ये हम जानते हैं। अब इसके बारे में चलिए जानते हैं, तो सुनिए। कच्छ का रण जो है भारत के गुजरात राज्य में जो है कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है। समझ गए? तो किधर है? तो हम जानते हैं गुजरात राज्य में है। कच्छ का रण जो है भारत के गुजरात राज्य में है, और गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ही है, याद रखिएगा। और कौन से दिशा में वन्य जीव अभयारण्य ये विस्तृत है? तो उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत है, मतलब उत्तर एवं पूर्वी भाग बोलिए, या उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत है। जहां क्या पाया जाता है? तो जहां जंगली गधा पाया जाता है, ठीक है? इसे खच्चड़ भी कहा जाता है, इसी जंगली गधा को खच्चड़ कहा जाता है, ये जान लीजिए, जो कि गुजरात के कच्छ रण में मिलेगा आपको, ठीक है? वन्य जीव अभयारण्य है। यह जीव जो है IUCN की जो है संकट प्राय श्रेणी में जो है सूचीबद्ध है। 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा अगर सही देखेंगे तो एक बात जान लीजिए, बांदीपुर हम कर्नाटक पढ़े हैं, तो बांदीपुर यहाँ कहाँ से लगा देंगे, है ना? बांदीपुर कहाँ है बताइए तो? कर्नाटक में। अब मानस जो है हमारा असम का है, तो उत्तर प्रदेश कैसे होगा? सिमलीपाल हमारा हिमाचल प्रदेश, सॉरी, सिमलीपाल हमारा उड़ीसा का है, तो बिहार कैसे लगा देंगे? तो यही तो रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान ऐसे याद रखेंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना? जैसे देखिए, बांदीपुर जो है कर्नाटक, मानस जो है असम, सिमलीपाल उड़ीसा, है ना? राजस्थान हम जानते हैं रणथंभौर है, ये हम जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, क्या? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कितने वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये 392 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है। क्या विस्तृत है? 392 वर्ग किमी, मतलब 392 वर्ग किमी में। तो ये हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में है। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1955 में की गई थी। किसका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है? और वर्ष 1973 में क्या किया गया? इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कह दीजिए, बन गया था। क्लियर हो गया? 29 क्वेश्चन नंबर है, उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। देखिए, जिन्हें होली खेलना है वो होली खेलेंगे, ठीक है? और जिन्हें नहीं खेलना वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं होली में वीडियो लाने वाला हूँ, आप तैयार रहिएगा। तो उड़ीसा राज्य में स्थित जो है सिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो बताइए सिमलीपाल जो प्रसिद्ध है वो बताइए कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, तो वन्य जीव अभयारण्य के रूप में ये सिमलीपाल जो उड़ीसा में देख रहे हैं ना, ये प्रसिद्ध है। अब चलिए, वन्य जीव अभयारण्य है तो सुनते हैं। तो देखिए, सिंपली पाल की बात करें, सिमली पाल भी बोला जाता है, शिमली पाल भी बोलते हैं। सिमली पाल वन्य जीव अभयारण्य अगर बात करें तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जो है स्थित है। तो एक बात और जान लीजिए कि मयूरभंज जिले में, मयूरभंज है कहाँ? तो उड़ीसा के जिला है भाई। उड़ीसा का जिला है तो हमको क्या घूमने को मिलेगा? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? सिमली पाल वन्य जीव अभयारण्य घूमने को मिलेगा। तो उड़ीसा जाइए तो सिमली पाल वन्य जीव अभयारण्य जरूर जाइएगा, ठीक है? अब वहाँ क्या क्या मिलता है वो सब बातें तो हम बाद में करेंगे। आगे तो ये जान लीजिए कि ये भी जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है, टाइगर रिजर्व है ये भी, और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सिमली पाल। टाइगर रिजर्व तो है ही, राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया? यहाँ क्या मिलेगा पता है? घने वनों का एकदम भंडार है, झरने मिलेंगे, बहुत सारे झरनों का, पहाड़ियों का जो है आपका क्षेत्र मिलेगा। तो ये सब के लिए समृद्ध है ये अभयारण्य। यहाँ जानवर कौन मिलेगा? तो बाघ मिलेगा, हिरन मिलेगा, हाथी मिलेगा, और अन्य बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे जो है जीव जंतु तो आपको मिलेगा ही। अब बाघ है, हिरन है, हाथी है, तो और भी जानवर तो होंगे, बंदर तो जरूर होगा।
तो 30वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिसमें अगस्ता मलाई जीवमंडल विस्तृत है? अगस्ता मलाई का नाम सुने हैं? सुने होंगे। तो अगस्ता मलाई जीवमंडल विस्तृत है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु के हिस्से में पड़ता है। किसके? केरल और तमिलनाडु के हिस्से में, मतलब हिस्से में विस्तृत है। अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है? तो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी बोल सकते हैं। केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। तो केरल में भी विस्तृत है, तमिलनाडु में भी विस्तृत है अगस्ता मलाई जीव आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग, तो वर्ष 2001 में की गई थी। किसकी की गई थी? अगस्ता मलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को किया गया था 2001 में स्थापना। इसका अगर विस्तार की अगर बात करें, तो केरल में इसका विस्तार और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार, दोनों का वर्ग किमी थोड़ा-सा अलग है। तो केरल में थोड़ा ज़्यादा है, 18-28 वर्ग किमी में है। 1828 वर्ग किमी में जो है फैला हुआ है केरल राज्य में। अगस्ता मलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब अगस्ता मलाई। और तमिलनाडु राज्य में अगर देखा जाए तो 1672 वर्ग किमी में जो है विस्तृत है। तो 16 मतलब 1672 वर्ग किमी में जो है फैला हुआ है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो दोनों राज्य में है भाई। ठीक है, अब और जान लीजिए, इसको यूनेस्को के सूची में रख दिया गया था। यूनेस्को ने इसको जीवमंडल सूची में रख दिया है। तो देखिए, वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को को, इसमें जो है यूनेस्को की जीवमंडल सूची में शामिल कर दिया। किसमें कर दिया गया था? बायोस्फीयर सूची में, लिस्ट में मतलब शामिल कर दिया था। कौन? यूनेस्को ने। कब? 2016 में। किसको? अगस्ता मलाई को। क्लियर हो गए? अगस्ता मलाई किस राज्य में है? तो केरल और तमिलनाडु दोनों राज्य में है। तो सबसे ज्यादा थोड़ा विस्तृत है तो केरल में, सेकंड नंबर पे हमारा तमिलनाडु में विस्तृत है। बस 18-16 का अंतर याद रखिएगा। 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी, जो कि हम पढ़े हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पढ़े हैं ना? तो हाँ, अब देखिए, भारत का पहला अगर बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछे तो नीलगिरी बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी हमारा है। तो बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ पे इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, किसका? बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी का अगर बात करें तो ये 1986 में की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और नीलगिरी की बात हो रही है तो क्षेत्र भी आपको पूछेगा कि किस किस राज्य में विस्तृत। तो कर्नाटक तो हमारा है ही। क्या है? क से कर्नाटक, क से केरल, दो चीज याद रखिएगा। त से तमिलनाडु याद रख लीजिएगा, है ना? तो हमारा नीलगिरी का क्षेत्र अगर पूछे तो क से कर्नाटक, क से केरल, है ना? सिंपली पन के साथ। अत से तमिलनाडु राज्य में हमारा विस्तृत है। किसका? न से नीलगिरी की बात कर रहे हैं। नीलगिरी का विस्तार अगर पूछे तो के में है। के मतलब कर्नाटक और केरल में, और टी है मतलब के टी मतलब तमिलनाडु में। 32 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा ये नहीं हो पाया। 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी आपको दिख रहा होगा नेशनल पार्क, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में। जैसे ही कांगेर की बात आएगी हम छत्तीसगढ़ को टिक लगाएंगे, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सुनिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में है? तो बस्तर जिले का नाम सुने होंगे, बस्तर जिले में स्थित है। तो कांगेर घाटी आपको अगर घूमने का शौक करे, और जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनको तो घूम रहे होंगे, तो वो जानते होंगे कि किस राज्य में है। तो आप लोग बोलते होंगे बस्तर जिले में है, या हम लोग घूमने पहुंचे तो बस्तर जिला बताइएगा। तो हमको आगे छत्तीसगढ़ राज्य जाना पड़ेगा, तभी तो बस्तर जिला पहुंचेंगे, तभी कांगेर राष्ट्रीय उद्यान घूमेंगे। ये हम जान गए। तो देखिए, 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। किसको? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान को, मतलब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये दर्जा प्राप्त किया गया। तो ये दर्जा प्राप्त जो किया गया वो 1982 में किया गया था। यही ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 33वां प्रश्न की बात करें तो सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में है। तो सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, तो हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। और जैसे ही सुल्तानपुर का नाम आए तो सबसे पहले तो सही में याद आए तो हरियाणा राज्य ही याद आएगा ना। सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में। तो सुल्तानपुर राज्य पश्चिमी बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यह प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आता है। तो यहाँ देखिए, एक बात और ध्यान रखना है, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार में जो आप जानते हैं, जो कि हरियाणा राज्य में है, यहाँ पे पता है प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। प्रवासी पक्षी समझ रहे हैं? मतलब बाहर से पक्षी आते हैं।
प्रवासी पक्षी आते हैं। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी जान के चलना है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार को। 34 क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 क्वेश्चन नंबर क्या है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र कौन है? कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र कौन-सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीवन जैसे ही बोले तो वन्य जीव होगा, इसमें सोचना क्या है ना? अब इसके बारे में सुनिए। तो वन्यजीव अभयारण्य को ही तो कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंग्लिश में, है ना? जानते ही आप लोग। तो वन्यजीव अभयारण्य जो है प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र होता है वन्यजीव अभयारण्य। कानूनी रूप से ये काम होता है, इसमें कानून इन्वॉल्व होता है, ये ऐसे याद रखिएगा। अगर पूछे केंद्रीय क्षेत्र पूछे, केंद्रीय क्षेत्र मतलब कोर ज़ोन का बोला जाता है, याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, मतलब इसका केंद्रीय क्षेत्र मतलब राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है। इन्हें जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मतलब 1972 के तहत जो है अधिसूचित किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब इतना पढ़ें तो इतना तो याद आ गया होगा। अगर मेरा 1 भाग 2 देखते आ रहे हैं, तो भाग 3 आपका ये वाला क्वेश्चन ईज़ी है। सुम्मिलित कीजिए। तो सुम्मिलित करने के लिए क्या बोले? गिर वन का नाम नहीं सुनते? गिर मतलब गुजरात, चलाइए गुजरात में, तो गुजरात घूमिएगा। तो गिर वन गुजरात मतलब एक अचार, तो एक अचार आपको कहाँ दिख रहा है? एक ही को में तो दिख रहा है, तो यही तो आंसर हो गया ना। और मिला लेते हैं, भरतपुर की बात करें, भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, तो भरतपुर जैसे ही आपके दिमाग में आया होगा, राजस्थान याद आया होगा भरतपुर। भरतपुर हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, ये सब राजस्थान टिक लगाइए। बांधवगढ़, देखिए एक बांदीपुर है, बांदीपुर आता तो हम लगाते मतलब व और द लग जाता, तो ये हम कर्नाटक लगा देते क्योंकि बांदीपुर है। यहाँ बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ मतलब वहीं एमपी। बांधवगढ़ कहाँ? जहाँ पे गड़ जाए, कहाँ गड़ेगा? एमपी में गड़ेगा, बांधवगढ़ वहीं नहीं जाएगा। जिसमें ध लग जाएगा, याद रखिएगा, बांधव ध लग गया तो एमपी और द लग गया तो कर्नाटक। याद हो गया होगा सिंपली। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का तो नाम जानते हैं, काजीरंगा असम। यहाँ पे अगर कंचनजंगा रहता तो चेंज हो जाता, है ना? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। तो ये हो गया हमारे क्लियर। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मिला लीजिए, कुछ नहीं है देखना है, इस पे क्या पढ़ाना, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। किसकी बात करते हैं? 36 क्वेश्चन नंबर। 36 क्वेश्चन नंबर है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन-सी थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व का पहली परियोजना कौन-सी थी? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। ये इसके बारे में तो हम ऊपर पढ़े हैं, जो कि नीलगिरी कैसे? नीलगिरी का विस्तार किस-किस राज्य में है? तो हमारा केकेटी बोले थे, मतलब कैसे कर्नाटक, कैसे केरल और टी से तमिलनाडु, ऐसे याद किए थे। शॉर्ट में बताया था आपको। तो ये है, तो हमारा सबसे पहला हमारा जीव मंडल जो है, आरक्षित क्षेत्र जो है, रिजर्व जो है बायोस्फीयर, वो हमारा नीलगिरी है। अब इसके बारे में हम चलिए जानते हैं और ये खुद बताएगा। तो देखिए, ये सब ईयर्स बाँटा हुआ है। जैसे नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हम जानते हैं कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। तो निम्नलिखित में अन्य भी जो यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी घोषित है बायोस्फीयर में। देखिए डेट याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो नीलगिरी हम जान गए कि 1986 में मतलब 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आरक्षित क्षेत्र बन गया था 1986 में, ठीक है? उसके बाद याद रखिएगा 1986 के बाद होता है नंदा देवी। नंदा देवी जो है 1988 में जो है बायोस्फीयर में सम्मिलित हुआ था, मतलब 1988 में। और एक सुंदरबन की बात करें तो 1989 में, और मन्नार की जो खाड़ी है देख रहे हैं, वो भी एक बायोस्फीयर है, वो भी 1989 में। मतलब 1989 में 2 जो है आरक्षित क्षेत्र बना था, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि सुंदरबन और मन्नार। ठीक है? क्लियर हो गया। चलिए तो 37वां क्वेश्चन में सुनिए, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी का नाम सुने होंगे। शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान बोलिए, किस लिए महत्वपूर्ण है? तो वो हम जानते हैं तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। शिवपुरी एमपी में है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, हम जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश का क्षेत्र की बात हो रही है, एमपी की बात हो रही है। तो एमपी की बात हो रही है तो हम जानते हैं क्या? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन-सा उद्यान है? माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यहाँ तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर हैं प्रसिद्ध? तेंदुआ और चीतल फेमस हैं, ये जान गए। कहाँ है? तो शिवपुरी जिले में है। ये भी याद रखिएगा, या शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये भी ज़रूर ध्यान रखना है। कहाँ है? एमपी में। यह जो है आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। अगर आपको आगरा मुंबई का राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाइएगा ना,
तो आपको संख्या नंबर 3 पे जाइएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या नंबर 3 पे जाइएगा, वहीं पे आपको मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसी मार्ग में। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न को समझिए। वन प्राणी अधिनियम 1972 या वन्य जीव अधिनियम 1972 बोल सकते हैं, ठीक है? के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन-सा सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं? बताइए। तो ये जो आपको सी दिख रहा है, ए और बी दोनों सही होंगे। क्यों होंगे दोनों सही? सुनिए। यह अधिनियम वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। यह अधिनियम जो 1972 है। इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें कानून के माध्यम से ही काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये हम जान गए, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इतना बार पढ़े हैं कि हमको लगता है ज़्यादा नहीं इस पे चर्चा करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि भारत में जो है वर्ष 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम कानून लागू हुआ। कब हुआ? 1972 में हुआ, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। और इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य थे जो कानून बना था। पहला उद्देश्य तो अधिनियम के तहत जो अनुसूची में संकटपन से प्रजातियों को सुरक्षा करना। संकटपन कहने का मतलब विलुप्त हो रहे हैं, उनपे मतलब वो प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे आ गया है, रेड सूची में आ गया है ना? ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए बना। दूसरा कि नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान देना। जैसे बहुत सारे क्या होता है कि पब्लिकली अगर हो जाता है तो एकदम जंगल को काट देगा, बर्बाद कर देगा। तो ये है, इसलिए उसे कानूनी रूप बना दिया गया कि कानून के तहत ये सब नियम लागू होगा। तो पक्षी तभी तो बचेंगे, है ना? अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। 39 क्वेश्चन है, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछेगा या कश्मीरी स्टैग है ना, ये देखिए डी नंबर, वो उसके लिए क्यों? क्योंकि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर कश्मीरी स्टैग होगा। हंगूल जो प्रजाति है, प्राणी है, वो लुप्त हो रहा है, तो लेकिन वहाँ के लिए फेमस है, कश्मीर के लिए। चलिए, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में जम्मू कश्मीर में जो है की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी। तो 1981 में किसकी स्थापना की गई? दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। कहाँ की गई? किस राज्य में की गई? तो हम बताएंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो दिमाग में छाप लीजिएगा। और यह जो है श्रीनगर से 22 किमी दूर पूर्व में स्थित है। तो श्रीनगर से 22 किमी दूर जाइएगा ना, तो आपको ये दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। घूम सकते हैं वहाँ। वहाँ बहुत सारे प्रजाति है, ठीक है? कौन-कौन प्रजाति मिलेगा? तो कस्तूरी मृग मिलेगा, मतलब कस्तूरी मोर मिलेगा। गोल्डन, ठीक है? गोल्डन ओरियोल, क्या है? ओरियोल एक प्राणी है, वो मिलेगा आपको। येलो थ्रोटे मार्टन जान गए। अब एक और है जो प्राणी जो है पाया जाता है, वो है येलो थ्रोटेड, ठीक है? मार्टन है, याद रखिएगा। तो ये सब जो है पाए जाते हैं। लेकिन यह जो है हंगूल जो है कश्मीरी स्टैग जिसे बोलते हैं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान। हंगूल जो है लाल हिरन की एक उप प्रजाति है। लाल हिरन का एक उप प्रजाति के रूप में जाना जाता है हंगूल। ये जो है रेड डाटा बुक के में जो है अति संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है हंगूल हिरन को, जो लाल हिरन कहते हैं, ठीक है? हंगूल प्राणी को। और किसके तहत किया गया है? तो IUCN के तहत किया गया है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया क्लियर। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 40वां प्रश्न का ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? बताइए, जनपद का नाम बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ ये नेक्स्ट 4 पार्ट में, जो कि ये अंतिम पार्ट होगा जय मंडल का बायोस्फीयर का। तो जय हिंद, जय भारत।